कहते हैं एक स्त्री की उन्नति पर ही राष्ट्र की उन्नति निर्भर करती है, क्योंकि एक स्त्री का राष्ट्र को सशक्त बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। हेलो एंड नमस्कार, मैं गौरांशी स्वागत करती हूँ आप सबका बीबीटी बियॉन्ड बुक सीजन 4 किताबों के परे बातों से परे। और इस बार के हमारे सारे एपिसोड्स होंगे बहुत खास, क्योंकि हमें हर एपिसोड में मिलेगा एक सशक्त नारी का साथ। कहते हैं एक सशक्त नारी एक सहायक समाज और एक स्वतंत्र मानसिकता का आईना होती है। एक ऐसा आईना जो अपने बीते हुए कल से सीख के अपने आने वाले कल को निरंतर प्रयास करके बेहतर बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उन्हें बखूबी पता होता है कि एक ऊंची इमारत केवल गहरी नींव और मजबूत इरादों से ही बन सकती है। और उस समाज की गहरी नींव बनाने में हमें एक नारी के अटल विचारों की और खुद पे विश्वास की बहुत ज़रूरत होती है। और आज ऐसे ही विचारों को लेकर के खुद पे अटल विश्वास रखती हुई एक महिला से मैं आप लोग को मिलाने जा रही हूँ, जिनकी लाइफ किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रही है और जिन्होंने निरंतर प्रयास करके खुद को ही नहीं बल्कि पूरे समाज में खुद को साबित करा है और साथ ही बीबीडी एजुकेशनल ग्रुप में भी अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं आपको मिलाना चाहूँगी प्रोफेसर एंड डॉक्टर लक्ष्मी वाजपेयी मैम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। Hello ma'am. Hello. Welcome to BBT Beyond Books. Thank you. How are you feeling being here? Yeah, I feel awesome to be here. Thank you for calling me. मैम ऑल्दो आपके इतने सारे अचीवमेंट्स हैं कि अगर मैं लिस्ट आउट करूँगी एक एक करके तो आई गेस हमारा एक एपिसोड कम पड़ जाए, बट मैं फिर भी यही चाहूँगी कि जो आपकी अब तक की सबसे बेस्ट अचीवमेंट है, लाइक हर किसी की लाइफ में कैसी अचीवमेंट होती है ऑन विच दे आर रियली प्राउड ऑफ, जी, तो वो अचीवमेंट आप हमारे साथ शेयर करें आज। ये अचीवमेंट किधर से आप चाहती हैं, प्रोफेशनल लाइफ से या पर्सनल लाइफ से? क्योंकि जब अचीवमेंट की बात कर रहे हैं तो अचीवमेंट्स प्रोफेशनल लाइफ में भी होते हैं, अचीवमेंट्स पर्सनल लाइफ में भी होते हैं। मैं चाहूँगी कि आप पहले प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताएं, हम पर्सनल लाइफ पे फिर आएंगे। जी, ओके, थैंक यू। प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप अचीवमेंट की बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें की हैं। कुछ ऐसा खास अचीवमेंट तो क्या ही कह सकते हैं, बिकॉज सभी लोग करते हैं। जैसे पीएचडी की है वो सभी लोग करते हैं आज के समय में, बाकी चीज़ें की हैं, रिसर्च किया है वो भी बाकी लोग करते ही हैं। एज ए अचीवमेंट अगर आप कहेंगे तो मैं जिस चीज़ को अचीवमेंट मानती हूँ जस्ट बिकॉज कि मैं एकेडमिक फील्ड से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे लिए मेरा अचीवमेंट ये है कि आई हैव स्टार्टेड माई करियर इन 2002 और तब से लेकर 2024 तक जो मेरा स्टूडेंट फीडबैक रहा है वो 95+ रहा है। मुझे वो कभी भी डिटोरिएट नहीं हुआ है, वो डिग्रेड नहीं हुआ है। तो एज अ फैकल्टी, एज अ एकेडमिशियन, जिस फील्ड से मैं हूँ, मुझे लगता है ये शायद एक अचीवमेंट के तौर पे कहा जा सकता है। बाकी तो सारी चीज़ें सभी लोग करते हैं। आई गेस शायद नहीं, ये ज़रूर से एक अचीवमेंट है कि स्टूडेंट्स आपको इतना प्यार करते हैं एंड आप भी इतना ही ज़्यादा ऑब्वियसली उनके साथ इन्वॉल्व होंगे जो आपको हमेशा वो एक अच्छा फीडबैक देते हैं। जी, कहा जा सकता है ऐसा। बिल्कुल। एंड मैम, जैसे हमने आपके बारे में अभी तक जाना है वो ये है कि आपकी जो जर्नी शुरू हुई, जी, आपके फिर हम चाइल्डहुड से लेकर के अभी तक की बात करें तो वो शुरू हुई आपके गोरखपुर से एंड फिर धीरे धीरे नाउ यू आर टीचिंग इन मैनचेस्टर एज वेल, यस, ऑल्सो ऑनलाइन। तो वो गोरखपुर से मैनचेस्टर तक का सफ़र कैसा रहा है उसके बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, गोरखपुर से संबंध बहुत पुराना रहा है क्योंकि मेरे पेरेंट्स वहाँ पर सेटल थे। इवन मेरे ग्रैंडफादर भी वहाँ पर सेटल थे। सेंट एंड्रयूज कॉलेज से रिटायर्ड है मेरे पेरेंट्स आज के समय में। तो गोरखपुर से काफ़ी पुराना संबंध रहा है चूँकि पेरेंट्स वहाँ पर थे। तो जो एजुकेशन हुई है, इवन जो पीएचडी भी की है वो भी गोरखपुर यूनिवर्सिटी से की है। ग्रेजुएशन तक का जो एजुकेशन था वो सेंट एंड्रयूज कॉलेज से हुआ है। अगर आप जर्नी शुरू करने की बात कहेंगे तो वो गोरखपुर से नहीं शुरू हुई है, क्योंकि जर्नी जन्म से शुरू हुई है और जन्म प्रयागराज में हुआ था मेरा। और 5th स्टैंडर्ड तक की जो एजुकेशन थी वो सेंट मेरीज इलाहाबाद उस समय कहा जाता था प्रयागराज को, तो वहाँ से ली है। उसके बाद से फिर मैं गोरखपुर में शिफ्ट हुई, वहाँ गई
और पीएचडी तक वहीं पे रही। उसके बाद से फिर मैं लखनऊ आई हूँ, तो लखनऊ में फिर मैंने 2010 में बीबीडी ज्वाइन किया और तब से अब तक यहाँ बीबीडी की सेवा में हूँ, अपनी सेवाएं दे रही हूँ इस ग्रुप अपनी को। सेवा यहाँ पे दे रही हैं एंड हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आपसे सीख करके इतना कुछ जान के। एंड आई एम श्योर कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स आपसे पढ़ रहे हैं वो खुश जरूर होंगे। और रिसेंटली मैनचेस्टर का नाम आपने लिया, तो हाँ, रिसेंटली अभी लास्ट ईयर आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व ओवर देयर। मैनचेस्टर में एक इंस्टीट्यूट है, साउदर्न न्यू हैम्पशायर यूनिवर्सिटी, इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन मैनचेस्टर, जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए कुछ ऑनलाइन कोर्सेज रन करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। तो मैं उनकी एडजंक्ट फैकल्टी हूँ साइकोलॉजी की। तो इवनिंग क्लासेस वहाँ पर लेती हूँ, 8 to 9 इवनिंग क्लासेस वहाँ पे होती हैं। सो अभी पिछले 1 साल से ये एक चीज़ भी एड ऑन हुई है। दैट्स रियली ग्रेट अचीवमेंट। लाइक आप अपनी कंट्री में पढ़ाते पढ़ाते एंड साइड बाय साइड आप दूसरी कंट्री में भी पढ़ा रहे हैं, दैट टू विद द सेम डेडिकेशन एंड लव। तो वो बहुत ही चैलेंजिंग एंड बहुत ही हैपनिंग टास्क होता है। ये लाइक ओके, वी आर फाइनली लिविंग द ड्रीम ऑफ आवर लाइव्स। या थैंक यू। तो साइकोलॉजी की जैसे आपने बात करी जी, एंड हम ये भी जानते हैं कि आपकी बहुत ही अच्छी होल्ड फिलोसफी में भी है जी। साइकोलॉजी एंड फिलोसफी दो ऐसी फील्ड्स हैं जो जितना ज़्यादा हम उनमें जाएंगे, जितना उनपे डीप डाइव करेंगे, वो उतनी ही ज़्यादा हमें और सिखाती हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपने चूज कैसे करा? लाइक व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट एंड ये इसका आउटकम क्या निकला? देखिए, फिलोसफी की जब आप बात करते हैं तो फिलोसफी का तो एनवायरनमेंट मुझे मेरे घर से मिला, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर ही वाज अ फिलोसोफर। Earlier he was in Allahabad University, head the Department of Philosophy in Allahabad University. Then he got transferred from Allahabad University and joined St. Andrews College as the head of the Department of Philosophy. उनके बाद मेरी मदर भी सेम फील्ड से बिलोंग करती हैं। तो एक ये चीज़ कि ये तो मुझे विरासत में मिली, आप कह सकती हैं। तो वो एक माहौल जो होता है, किताबें, बहुत सारे दार्शनिकों के बारे में जानना, जैसे एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, यस, तो वो इंटरेस्ट जो है वो नेचुरली डेवलप हुआ, क्योंकि उन्हीं चीज़ों के साथ, उन्हीं आइडियाज़ के साथ, उन्हीं बुक्स के साथ पूरी अपब्रिंगिंग हुई मेरी। तो ये इंटरेस्ट वहाँ से मुझे आया था और शुरू से ये इंटरेस्ट काफ़ी था मुझे फ़िलॉसफी में। देन जब भी मुझे ये सब्जेक्ट चूज़ करने का मिला, तो जब आप साइकोलॉजी की बात करते हैं तो बेसिकली जो ये साइकोलॉजी विधा है मनोविज्ञान की, ये फिलॉसफी से ही जन्मी। तो वो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट फिर इस चीज़ में आया कि किस तरीके से मैं साइकोलॉजी में भी फिर मैं बहुत इंटरेस्ट मेरा जगह कि और किस तरीके से साइकोलॉजी को, चूंकि ये डायरेक्टली ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है और साइकोलॉजी को साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर भी कहा जाता है, तो इस तरीके से मेरी जो रुचि है, मेरा जो इंटरेस्ट है, वो फिलॉसफी के साथ साथ फिर यहाँ साइकोलॉजी में भी डेवलप हुआ। ओके, दैट्स रियली इम्प्रेसिव कि लाइक एक चीज़ जो आपने अपने दादाजी से सीखी एंड आप उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं, दैट टू विद सच अ ग्रेस, दैट्स रियली लाइक हार्ड वर्किंग एंड ट्रेमेंडस। बट मैं साथ में ये जानना चाहूँगी कि ये दोनों क्योंकि इतने डिफिकल्ट एंड वास्ट सब्जेक्ट्स है, तो ऑब्वियसली चैलेंजेस फेस करे होंगे आपने इन दोनों को साथ में लेके चलने पे, तो वो चैलेंजेस क्या थे? हाँ, ग्रेजुएशन लेवल पर डेफिनेटली, बिकॉज देखिए जो सबसे बड़ा चैलेंज सामने आता है वो ये कि जब आप ऐसे किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोगों ने वो माइलस्टोन स्टैंडर्ड सेट किए हुए होते हैं, तो वो एक एक्सपेक्टेशंस का जो बर्डन है वो ऑटोमेटिकली आप तक ट्रांसफर हो जाता है। तो एक फिलॉसफी के बारे में तो वो एक चीज रही। I can totally get this point कि जब आप ऑलरेडी एक ऐसे established बैकग्राउंड से आते हो जिन्होंने एक उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशली ऑलरेडी चीज़ें अचीव कर ली हो, तो वहाँ पे जो लीडिंग जनरेशंस होती हैं उनके ऊपर एक रहता है कि पीयर प्रेशर कि you have to do it. yes, वो हर फील्ड में देखिए होता है like ना? कोई भी फील्ड क्यों ना हो, बिल्कुल, whether it's someone from army background, teaching background or any other background. yes, कि आपसे पहले अगर किसी ने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, तो आपसे वो एक्सपेक्टेशन की जाती है। तो एक तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था मुझे, फिलॉसफी जब एज अ सब्जेक्ट मैंने चूज किया अपने ग्रेजुएशन में, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मुझे उसको कैसे निभाना है।
उसके साथ साथ फिर एक साइकोलॉजी एक नई चीज थी जो मैं पहली बार पढ़ रही थी अपने परिवार में। तो डेफिनेटली वो चैलेंजेस रहते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहती थी मैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि पूरे टाइम मैं नोट्स बनाया करती थी। अच्छा, फिलॉसफी में थोड़ी मदद ज़रूर मिल जाती थी क्योंकि ग्रैंडफादर के मेरे काफ़ी सारे ओरिजिनल नोट्स होते थे। तो वो एक हैबिट मेरी कि ओरिजिनल बुक से पढ़ना, ओरिजिनल नोट्स से पढ़ना, वो एक चीज़ वहाँ से भी डेवलप हुई। साइकोलॉजी के लिए डिपार्टमेंट से बहुत सारी मदद मिलती थी, लेकिन ऑब्वियसली वो टाइम बहुत चैलेंजिंग था। हाँ, लाइक वो जितना भी आपको एक हेल्प मिल जाए, बट स्टिल यू आर अंडर द प्रेशर कि मुझे प्रूव भी करना है खुद को। नो मैटर मेरे पास कितने एसेट्स हैं, बट आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ दैट आई बिलोंग टू दिस फैमिली एंड दिस पर्सन इज माय। ट्रू। देन आई रिमेम्बर कि समटाइम्स व्हाट हैपेंड कि मैं पढ़ने बैठ रही हूँ आफ्टर फिनिश माई डिनर एंड ऑल, एंड मैं बैठ गई। आई सेड कि हाँ अभी पढ़ना है। देन उसके बाद अराउंड 10-10:30 जैसे मैं पढ़ने बैठ गई, और वो इतना ज्यादा चीजें होती थी ना, वो इतनी डेप्थ में आपको ले जाती हैं, वेदर इट कम्स टू द फिलोसफी और साइकोलॉजी, बोथ सब्जेक्ट्स आर लाइक कि आप जितना that it's a deep ocean, the more you dive into the more you get into it. Actually, तो जितना आप पढ़ते जाते हैं वो चीजें उतनी ही आप उसमें इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब अराउंड 10-10:30 मैं बैठी पढ़ने के लिए, और कब 4-5 भी बज जाता था तो मुझे पता नहीं चलता था और नींद भी नहीं आती थी। तो वो एक टाइम था क्योंकि कुछ एक्सपेक्टेशंस का बर्डन, कुछ अपना इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था कि और बेहतर तरीके से कैसे इन चीजों को जाने, और उससे भी ज्यादा कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये भी एक चीज थी कि ये जो भी चीजें पढ़ रहे हैं इनको बिहेवियरल लेवल पर अपने इम्प्लीकेशन इनका कैसे इंश्योर करेंगे। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, हम पढ़ लेते हैं पढ़ने के लिए एक विषय के तौर पे, एक सब्जेक्ट के हमने चूज किया, हमने उसको पढ़ा, हमारी डिग्री मिल गई, काम खत्म हो गया। हाँ। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये एक चीज थी कि जैसे फिलॉसफी है, बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे फिलोसोफर्स ने अपनी अपनी बातें रखी हैं आपके सामने। आप सोक्रेटिस की बात कीजिए, अरिस्टोटल की बात कीजिए, कांट की बात कीजिए। कांट से बड़ा क्रिटिक आज तक कोई नहीं हुआ है फिलॉसफी में, तो उनके क्रिटिसिज्म की बात अगर करें तो तमाम सारी चीजें। एंड ऑन द अदर हैंड वी हैड अ सब्जेक्ट एज साइकोलॉजी, इट्स ऑल अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर। सो उसमें इतनी सारी चीजें, तो मुझे कहीं ना कहीं एक चीज ये थी कि ऐसा पढ़ूं कि इसको बिहेवियर में भी एग्जीक्यूट किया जा सके। वो पॉइंट्स हमेशा ढूंढा करती थी मैं। एंड आई गेस कि ये चीज़ भी होती है कि जब हम फिलोसफी पढ़ते हैं, इट्स मोर अबाउट कि हम लाइक व्हाट आई थिंक इज कि हम यहाँ पे 3 लोगों के पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखते हैं, अपने पर्सपेक्टिव से, सामने वाले के, एंड द थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। एंड साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट कि हम सामने वाले का दिमाग पढ़ने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को कोरिलेट करके आगे ले जाना इज रियली अ चैलेंजिंग टास्क। हाँ, तो ये इस तरीके के चैलेंजेस हुआ करते थे। एंड सिंस आप अभी साइकोलॉजी फिलोसफी दोनों की बात कर रही हैं, एंड यू आर सच अ ग्रेट टीचर, जो हमें पता चल रहा है आपकी बातों से एंड आपके एक्सपीरियंस से भी। मैं चाहूँगी कि आप ये भी बताएं कि इन दोनों को साथ लेके या फिर इंडिविजुअल लेवल पे भी इनके और करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं। फिलॉसफी का आप अगर पढ़ें तो जैसे आजकल उसको योगा फिलॉसफी एक रीसेंट ब्रांच आई है फिलॉसफी में, कि योगा से रिलेट करके उसको, मेडिटेशन से रिलेट करके उसको देखा जा सकता है। अगर आप कोर फिलॉसफी की बात करें जिसमें बहुत सारे स्कूल्स हैं और अलग अलग स्कूल के अलग अलग फिलॉसफर्स हुए हैं, ब्रॉडली इसको हम कैटेगराइज करते हैं इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी में। जहाँ पे कुछ वेस्टर्न फिलॉसफर्स हैं जिनके नाम अभी मैंने लिए, जैसे आप एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, ह्यूगो मुंसबर्ग, ह्यूम, कांट, बर्कले, स्पिनोजा, ये सब हमारे वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं। आप इंडियन फिलोसोफर्स की बात करेंगे तो जैसे देकार्त हैं, जैसे राधा कृष्णन हैं, ये लोग इंडियन फिलोसोफर्स हैं। तो उनकी अपनी अपनी अलग अलग लाइफ के एस्पेक्ट्स को लेके फिलोसफी है। तो ये तो हो गया नॉलेज एक्विजिशन वाली बात कि आप नॉलेज के लिए इसको देख सकते हैं। रिसर्च में इसका बहुत स्कोप है। अगर आप जैसे इंडिया में बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च है। मुझे पता नहीं है कि ऑडियंस को कितना इसके बारे में जानकारी होगा। लखनऊ में भी उसकी एक ब्रांच है, ICPR विनीत खंड में है।
तो वहाँ पे आपको वहाँ की लाइब्रेरी भी मिलेगी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी रिसर्चेज हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से कई बार ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं, ऐसी स्कीम्स आती हैं जिसमें नंबर ऑफ एप्लीकेशन भी जो एक एडिक्वेट नंबर रिक्वायर्ड होता है वो नहीं हो पाती है, वो फुलफिल नहीं हो पाती है। तो ये एक लैक ऑफ अवेयरनेस कहा जा सकता है। वैसे अगर देखें तो फिलॉसफी का बेसिकली रिसर्च में बहुत है, स्कोप है। आप वेस्टर्न कंट्रीज की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे फिलोसॉफिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे लोग रिक्रूट किए जाते हैं। तो वो एक रिसर्च का बहुत बड़ा पार्ट है जिसको हम कवर कर सकते हैं। और आप साइकोलॉजी में अगर आते हैं, एकेडमिक्स में तो एज यूजुअल एकेडमिक्स में तो है ही है उसका स्कोप। ऑन द अदर हैंड जब आप साइकोलॉजी की तरफ आते हैं तो यहाँ पर भी जैसे आप रिसर्च में जा सकते हैं, एकेडमिक्स में जा सकते हैं। DRDO एक है गवर्निंग बॉडी हमारे यहाँ पे, उसमें साइकोलॉजिस्ट जो है वो एज अ साइंटिस्ट, अलग अलग ग्रेड के साइंटिस्ट होते हैं वहाँ पे, ग्रेड B साइंटिस्ट, ग्रेड C साइंटिस्ट। उसमें कुछ साइकोलॉजी के फील्ड के लोगों को भी अपॉइंट किया जाता है। कुछ हैं जानने वाले मित्र मेरे जो कि वहाँ पे अभी भी अपनी सेवा दे रहे हैं। तो DRDO में वहाँ पे है। ऐसे ही तमाम सारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्चेज है, UGC के तमाम सारा जो रिसर्च वाला पार्ट है वहाँ पे साइकोलॉजी का स्कोप है। रिसेंट कुछ सालों में एक नई चीज जो निकल के आई है साइकोलॉजी में वो है काउंसलिंग। काउंसलिंग इज बीइंग सो ट्रेंड, लाइक कि हर स्कूल या फिर कोई ना कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो है वो दे आर कीपिंग काउंसलर्स फॉर द स्टूडेंट्स या फिर इन जनरल अपने जितने भी उनके कलीग्स हैं या फिर लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए। तो ये अभी रिसेंट निकल के आया है कि जितने भी स्कूल्स हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, इवन जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं अलग अलग, वहाँ पे डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट्स अपॉइंट किए जाते हैं। एज अ ट्रेनर वहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं और एज अ काउंसलर भी वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। जी, अभी आपने जो काउंसलिंग वाला एक बताया, तो डू यू थिंक कि अभी आज के टाइम पे या फिर आगे जाके ट्रेंड टाइम पे ये काउंसलिंग वाली चीज़ आगे बच्चों को हेल्प करने वाली है? बिल्कुल हेल्प करने वाली है, और सिर्फ बच्चों को ही नहीं, इवन कभी कभी लाइफ में कुछ समय ऐसा आता है, कुछ ऐसे फेजेस होते हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनको हैंडल करने के लिए एवरीवन नीड्स सम काउंसलिंग। ओके, सो ये सभी के लिए हेल्पफुल है। इसकी सिर्फ एक अवेयरनेस, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द काउंसलिंग, व्हेन इट कम्स टू द मेंटल हेल्थ, तो इंडिया में देखिए कुछ जगहों पे तो काफी सारी अवेयरनेस अभी भी है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहों पे मेंटल हेल्थ इश्यूज को लोग रेज नहीं करते हैं, एक्नॉलेज नहीं करते हैं। उनको ये लगता है कि अगर हम अपने किसी मेंटल हेल्थ इशू के बारे में किसी से बात कर रहे हैं, इसका मतलब वी आर हैविंग सम एबनॉर्मलिटी विद इन आवरसेल्व्स। एग्जैक्टली, ये वाला एस्पेक्ट आई गेस हम बहुत जगहों पे देख सकते हैं कि जब कोई अपने मन की बात बताने के लिए सोचता है कि लेट्स कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट और अ थेरेपिस्ट बेसिकली, तो उन्हें लगता है कि, तो उनका पर्सपेक्टिव ये होता है कि लोग सोचेंगे कि ये पागल हो गए हैं। बिल्कुल, उनको लगता है, डर उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं करने देता। बिल्कुल सही बात है। सबको ये लगता है कि अगर हम किसी थेरेपिस्ट को कंसल्ट कर रहे हैं, कुछ थेरेपी सेशंस ले रहे हैं, वो इस चीज को ऐसे नहीं रिलेट कर पाते हैं कि ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी रिक्वायर्ड है। एक नॉर्मल पर्सन की वेलबींग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ सेटिस्फैक्शन जैसे जो साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं वो हम सभी के लिए जरूरी है। तो कभी अगर ऐसा लगता है कि नहीं, हम वेलबींग हमारी उतनी बेटर हम नहीं फील कर पा रहे हैं एंड आई नीड थेरेपिस्ट, आई नीड अ काउंसलर, इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ मेंटल डिसऑर्डर है। एग्जैक्टली, लाइक वी आर टॉकिंग टू समवन बिकॉज वी वांट कि कोई हमें सुने। वी नीड टू शेयर सम सर्टेन थिंग्स टू अ पर्सन। सामने वाले इंसान को बेहतर तरीका पता हो हमारी प्रॉब्लम से डील करने का। बिल्कुल, दैट्स अ बेसिक ह्यूमन बिहेवियर आई गेस कि लोग अपने आप से assumptions बना लेते हैं बिना उसके कंक्लूजन से वॉच है। बिल्कुल। एंड अभी जब हम ह्यूमन बिहेवियर की और बात कर रहे हैं एक माइंडसेट की, तो कई बार होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं they have a certain sort of behavior in their school time and then college time. तो आई गेस आपके साथ भी ऐसा कोई ना कोई तो टाइम रहा होगा कि when you had a shift of whole personality या फिर आपके अंदर पूरा से एक चेंज आया हो। हाँ, बिल्कुल रहा।
मैं बताऊं आपको कि अभी जितनी सहज सरल स्वरूप में आपके सामने बैठी हूँ, इतनी सहज सरल रही नहीं। और मुझे ये एडमिट करने में भी यहाँ पर कोई संकोच नहीं है, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब आप एक वर्जन से दूसरे वर्जन में ट्रांसफॉर्म होते हैं, जी ये जर्नी भी एक ह्यूमन बीइंग तय करता है अपनी लाइफ में। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है और ये शेयर करना चाहिए एक्चुअली। तो आज के बच्चे सुनेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, क्या जरूरी है एक्चुअली। क्या मैं जब अपनी स्टूडेंट लाइफ की अगर आपसे बात करूं, तो जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मेरी जो ग्रेजुएशन हुआ मेरा, वो सेंट एंड्रयूज कॉलेज से हुआ। जी एंड सेंट एंड्रयूज कॉलेज वाज लाइक अ सेकंड होम फॉर मी, जी बिकॉज मेरे ग्रैंडफादर वहाँ, मेरे पेरेंट्स वहाँ। तो वो जो इन्वायरमेंट था, वो जो चीजें थी, वो बचपन से थी, जैसा जी। मैंने बताया। तो मेरा ना एक अलग ही तरीके का एटीट्यूड होता था। ओके आई वॉज लाइक कि आगे पीछे कोई है ही नहीं, हाँ। कोई मेरे सामने नहीं है, लाइक मैं ही मैं हूँ बस। वो कॉन्फिडेंस एक रहता है कि आई हैव सो मच विथ मी, एंड अब मैं उस जगह पे पढ़ भी रही हूँ, तो आई Yes. डेफिनेटली एज की भी बात होती है। और आज जिस एज में आपके सामने बैठी हूँ, वहां पे समझ में आता है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं था, उसको आज के समय में मैं ओवर कॉन्फिडेंस कहती हूँ। तो निश्चित तौर पे वो एक ओवर कॉन्फिडेंस था। ये चीज आगे जाके ही समझ में आती है। हाँ। उस टाइम पे वी फील लाइक दैट वी आर कॉन्फिडेंट, वी आर नॉट Yes. बीइंग एनीथिंग रॉन्ग। बिल्कुल। तो क्लास में भी किसी से बातचीत नहीं करना, बिल्कुल न्यूट्रल होके रहना। एंड आई वॉज नॉट लाइक वेरी फाउंड ऑफ पर्सन की मेकिंग फ्रेंड्स एंड ऑल, सबके साथ में जैसे आज के बच्चे करते हैं, जी। वो सब कुछ भी नहीं था। बस अपना जाना, क्लास करना और चले आना। और तो वो एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का एटीट्यूड था, थोड़ा निगेटिव था, ऑब्वियसली वो कहा जा सकता है, बिल्कुल था। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में जब मैं गई, तो वहाँ पे चूंकि यूनिवर्सिटी थी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे भी काफी फैमिलियर लोग थे, सब कुछ था, जी। तो वो एटीट्यूड वैसा ही रहा। ओके वो एटीट्यूड वैसा ही रहा। तो मेरे ग्रैंडफादर ने एक दिन मुझे बुलाया अपने पास और उन्होंने बताया, उन्होंने फिर मुझसे थोड़ी बातें की, वो जी। मुझे याद है। वो ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बुला के अपने पास और समझाया कि नेचर से कैसे रिलेट करते हैं चीजों को। उनकी ये बात मुझे हमेशा याद रहती है उसके बाद से। देन मैंने वो ट्रांसफॉर्मेशन अपनी पर्सनालिटी में, अपने थॉट प्रोसेस में, बिहेवियर में, हर जगह फिर एंश्योर किया और वो फील किया। उन्होंने कहा कि देखो, नेचर हमें बहुत कुछ सिखाती है अगर आप सीखना और देखना चाहते हैं। एंड एवरीवन हैज टू बी एन ऑब्जर्वेंट। आपको ऑब्जर्व करना चाहिए सब चीज को। आप नेचर से क्या ऑब्जर्व करते हैं? जैसे आप, हमारे यहाँ घर में ना, जैसे किचन गार्डन हुआ करता था और आगे बड़ा सा गार्डन हुआ करता था। तो हमारे यहाँ पे, वो नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो एक फूल का पेड़ हुआ करता था। अब मुझे वो पेड़ का नाम नहीं याद है। वो गर्मियों में, जब ये बसंत के बाद का मौसम आता है, तो उसमें पूरे पीले पीले रंग के खूब गुच्छे वाले फूल निकलते हैं। कनेर नहीं, वो बंचेस में होते हैं। कनेर इस तो सिंगल ना, कनेर रिकॉग्नाइज करते हैं, बंचेस में होते हैं। और उनके जो फूल होते हैं वो भी पत्तियों की तरह होते हैं, लेकिन कलरफुल। येलो में मिलेंगे आपको, कुछ जो पेड़ों में वो पिंक होते हैं, और वो पूरे पेड़ को बिल्कुल येलो येलो घेर लेते हैं बिल्कुल। तो पेड़ ऐसे नीचे झुक सा जाता है जी। तो क्योंकि वो घर ही में था, तो मेरे ग्रैंडफादर ने अपने रूम की विंडो खोली और मुझे दिखाया। उन्होंने कहा, देखो वो पेड़ है, वो झुका हुआ है क्योंकि वो फूल से लदा हुआ है। ये नेचर सिखाता है। कोई भी पेड़ देखो जिसमें बहुत सारे फूल हैं, बहुत सारे फल हैं, वो हमेशा झुका हुआ होगा। तो एजुकेशन, जैसे संस्कृत में कहते हैं ना, शिक्षा विनयम ददाति जी, तो वो पोलाइटनेस एजुकेशन से आनी चाहिए, है ना। वो पोलाइटनेस अगर आपके बिहेवियर में नहीं है, आपकी पर्सनालिटी में नहीं है, तो इसका मतलब कि आपने एजुकेशन ले तो रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है जिसको आपको करेक्ट करने की जरूरत है एज अ पर्सन। उन्होंने कहा कि नेचर हमें ये पोलाइटनेस सिखाती है। आप देखिए, जैसे जिसमें कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे सीधे खड़ा रहेगा, उसमें आपको कोई रिजिडनेस दिखेगी, उसमें आपको कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखेगी, पोलाइटनेस नहीं दिखेगी, हम्बलनेस नहीं दिखेगी। तो ये मुझे उस दिन एटलीस्ट 45-50 मिनट के सेशन में मेरे ग्रैंडफादर ने सिखाया कि नेचर से सीखो,
ऑब्जर्व करो नेचर को। बहुत सारी चीजें होती है नेचर में। सेल्फ रेगुलेशन, आप देखिए नेचर से सीखना होता है किस तरीके से जो ट्रांजिशन फेज होता है एक सीजन एक वेदर से दूसरे वेदर का, वहां पे देखिए आपको कुछ रिमोट की जरूरत नहीं है, नेचर अपने आप वो ट्रांजिशन फेज में अकॉर्डिंगली उसको अडेप्ट करता है। क्योंकि नेचर से बेहतर तरीका कोई नहीं हो सकता अपने आप को बदलने का एंड अपने आसपास की सारी चीजों को समझने का। बिल्कुल, कि जितना आप नेचर को समझोगे आप ह्यूमन बिहेवियर को भी समझोगे एंड आप खुद को भी समझोगे। बिल्कुल, एक होता नहीं है कि नेचर से इंसान खुद को हील कर लेता है, बिल्कुल, तो नेचर हैज दैट पावर। यस, एब्सोल्युटली। एंड सिंस आपने अभी अपने ग्रैंडफादर की इतनी सारी बातें करी, तो मैं जानना चाहूंगी कि मुझे पता ऐसा चल रहा है, आप ये चीज कंफर्म कर दें कि इज योर ग्रैंडफादर वाज द पर्सन कि जिनका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा हो आपकी लाइफ में? यस, एंड वो इन्फ्लुएंस कैसा था? ऑब्वियसली पॉजिटिव था, बहुत सारी चीजें सिखाई। फिलॉसफी का जो इंटरेस्ट है वो उन्हीं से आया, और इसलिए भी रहा क्योंकि मैं बचपन से उनके साथ ही ज्यादा रही जी। मैं 2.5 years की थी सिर्फ जब मैं उनके साथ जर्नीज पे जाया करती थी। जैसे मैंने आपको बताया कि वी गॉट शिफ्टेड फ्रॉम इलाहाबाद टू गोरखपुर, तो वो एक टाइम तक तो इलाहाबाद में ही सेटल्ड थे। तो मैं जैसे कभी भी ऐसा नहीं रहा कि पेरेंट्स के साथ ही रहना है या मदर के साथ ही रहना है, नहीं, मैं ग्रैंडफादर के साथ इलाहाबाद चली जाया करती थी। और एक और वाकया, अगर मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ तो बताऊं, ट्रेन में जा रही थी मैं मेरे ग्रैंडफादर के साथ और मैं सिर्फ 2.5 साल की थी जी। तो दूध की बोतल में दूध खत्म हो गया था। तो आसपास के जो लोग थे उन्होंने कहा ग्रैंडफादर से कि भाई इसकी माँ कहाँ है, 2.5 साल की बच्ची आप ले जा रहे हैं अपने साथ, इसकी माँ कहाँ है? तो मेरे दादू ने कहा कि मेरे साथ ही जा रही है। तो उन्होंने कहा कि लीजिए, अब तो ये रोएगी, ये पूरे सफर में आपको परेशान करेगी और हम लोग भी सोने नहीं पाएंगे जी। तो मैं दादू ने मुझे देख के मुस्कुराए, मेरी तरफ देख के स्माइल किया और मैंने कहा नहीं, कुन्नी दादू साथ। कुन्नी बुलाते थे वो मुझे प्यार से, कुन्नी दादू साथ। और फिर जब देखे कि दूध की बोतल में दूध खत्म हो गया है तो को पैसेंजर्स ने बोला मेरे दादू से, अब तो फिर आपकी मुसीबत है, अब तो दूध अब अगले स्टेशन पे पता नहीं मिलेगा कि नहीं बच्चे को देने लायक, छोटे बच्चे को। तो तुरंत दादू ने कहा कि कुन्नी दूध फिनिश। मैं कहा ओके, वाटर एंड कुट बिस्किट। हाँ, तो वाटर और बिस्किट दे देंगे तो दूध को कॉम्पनसेट कर लेंगे। ओके, ऐसी मेमोरीज ही होती है जो हमें हमेशा याद रहती है। यस। एंड इतने सारे फिलोसफी में आप रही हैं एंड इतने सारी चीज़ों को आपने देखा है, समझा है। एंड हमें ये भी पता चला है कि यू हैड गीता का काफ़ी ज़्यादा, श्रीमद् भगवत गीता का आपकी लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है जी। तो वो इन्फ्लुएंस कैसा था एंड हाउ डिड इट हेल्प यू इन हीलिंग फ्रॉम दी फेजेस जिससे आपको लगा था कि शायद आप जल्दी उभर ना पाए या फिर वो आपकी लाइफ की एक टफ फेज रहा हो? बिल्कुल, गीता को एक्सप्लोर करना मैंने शुरू किया था जब मैं व्हेन आई गॉट रजिस्टर्ड इन माय PhD program. Okay. 2005 I got enrolled in my PhD program. Then I have started exploring कि चूंकि मैंने philosophy भी पढ़ी है, साइकोलॉजी में PG वगैरह किया है, नेट क्लियर किया है, तो ठीक ठाक थोड़ा वो भी पढ़ा है। तो जो भी मैं रिसर्च करूंगी वो कुछ नया होना चाहिए, कॉपीड नहीं करूंगी जी ना। ऐसा नहीं कि एस्टैब्लिश्ड वेरिएबल्स ले लिए, एस्टैब्लिश्ड टूल्स ले लिया और डेटा कलेक्ट करके काम खत्म कर दिया, वैसा कुछ नहीं करूंगी। तो मैं कुछ नया एक्सप्लोर कर रही थी एंड सडनली मैंने ये रियलाइज किया कि जब आप साइकोलॉजी की बात करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं, पर्सनालिटी की बात करते हैं, माइंडसेट की बात करते हैं, तो ये बहुत सारी चीजें आपको गीता में ऑलरेडी मेंशन्ड मिलती है। जैसे हम कहते हैं, एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगी, जैसे हम कहते हैं स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड जी। अब ये स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड गीता में स्थिति प्रज्ञ नाम से पूरा डिफाइन किया हुआ है और डिस्क्राइब किया हुआ है।
ओके। तो वहां से फिर मैंने गीता पे थोड़ा सा पहले उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया, क्योंकि पहले मैंने पढ़ी नहीं थी गीता। ओके तो फिर मैंने गीता ली, राधा कृष्णन जी की गीता थी, वो उनका वर्जन था, जी वो मैंने लिया और उसको पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने देखा कि जिस पर्सनालिटी की बात हम कर रहे हैं, जो बिग 5 पर्सनालिटी की बात हम कर रहे हैं साइकोलॉजी में, जो जी, कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, जी अगर आप इंडियन फ्रेमवर्क में, इंडियन कॉन्सेप्ट में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको देखना चाहें तो जी गीता में आपको पर्सनालिटी का डिफरेंशिएशन मिलता है। देयर आर 3 paths of life as described in Gita. जी It's a karma yoga, jnana yoga and bhakti yoga. जी So we can consider these 3 paths of life as 3 personality orientations as well. ओके कि आप कोई भी, जब आप ह्यूमन बीइंग्स की पर्सनालिटी को देखना शुरू करें तो आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो स्ट्रेसफुल या एडवर्स सिचुएशन आने पे दे have to face that situation in a very active manner जी because they want to face them actively. Some of them आप देख सकते हैं जो कि उतने एक्टिवली चीजों को फेस नहीं कर पाते हैं, सरेंडर मोड में चले जाते हैं, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को या तो किसी अनदर पर्सन पे या कुछ नहीं होगा तो फिर गॉड पे सरेंडर कर देते हैं। भी अब हमारे हाथ में कुछ नहीं, नाउ नथिंग इज इन माय हैंड, आई कांट You डू take एनीथिंग इन दिस सिचुएशन, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। आप Exactly. देखिए ना, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी जो मन्नतों की प्रथा है जी है ना, मन्नतें मानते वो हैं, वहीं से धागे आया है। बांधते हैं, वो वहीं से आया है। इट्स अ काइंड कुछ ऑफ लोग उस चीजों के लिए काम करते हैं हाँ। एंड कुछ लोग प्रार्थना करते प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें हैं। हैं। जी तो वहां से फिर मैंने इन चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू किया और रिसर्च मेरी पूरी, मैंने आयुर्वेदा लिया, हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट मुझे लेना था, जी, हेल्थ जी। पे भी मैं थोड़ा सा अपना देखना चाहती थी, वो जी। मैंने आयुर्वेद से लिया, सतो रजो तमो लिया वहां से, और Okay. गीता से मैंने कर्म योगा, ज्ञान योगा, भक्ति योगा लिया एज अ जी। पर्सनालिटी ओरिएंटेशंस। ओके इनका मैच मैंने देखा कि किस तरीके के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इसमें बन सकते हैं, इन 6 को जब आप अलग अलग जगहों से उठाते हैं। जी हेल्थ के लिए मैंने वात, पित्त और कफ को एक्सप्लोर किया, जी जैसा आपकी चरक संहिता में मेंशन किया हुआ हाँ। है ना, क्योंकि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ की ज्योग्राफिकल चीजें, वहाँ के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से ही हमारा माइंडसेट, हमारी बॉडी वर्क करती है। जी तो आप वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स को अडाप्ट तो कर लेते हैं थियोरेटिकल जी। फ्रेमवर्क में, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जब आप आते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि आपकी बॉडी किस तरीके से काम कर रही है, एग्जैक्टली एंड वो बॉडी का फंक्शनैलिटी डिपेंड्स करता है कि आप रह कहाँ रहे किस एनवायरमेंट में रह रहे हैं आप, जी। वो कैसा फूड का इंटेक आप ले रहे हैं, कैसा लाइफ साइकिल आपका है ना, एग्जैक्टली रूटीन कैसा है, वो एक चीज है। सो सरफेस लेवल पे कुछ चीजें सिर्फ इसलिए अडाप्ट कर लेना क्योंकि वो वेस्टर्न के लोग कर रहे हैं तो सही है, ये बेहतर नहीं मुझे लगता, ये बहुत एक सही चीज मुझे नहीं लगती है। जी तो वहां से फिर मैंने वात, पित्त और कफ को लिया कि इनका बैलेंस बॉडी में कैसे होता है, इम्बैलेंस क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, वहां से हेल्थ के इन वेरिएबल्स को मैंने लिया और ऐसे करके पूरी रिसर्च मेरी, अब मैं पूरी रिसर्च बताऊंगी तो बहुत समय लग जाएगा। I guess we will need another episode especially based on that जिसमें हम उसकी बात करेंगे। जी बिल्कुल। एंड अभी जब हम इतनी बात कर रहे हैं तो एंड आपकी लाइफ की अगर हम बात करें तो देयर हैज बीन अ लाइक ऑन अ बैक स्टेज और आई हैव गॉट टू नो कि काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में रही हैं जिन्होंने आपको निखारा है बिल्कुल बहुत ही बेहतर तरीके से, कहीं ना कहीं एम्पावर करा है आपको। एंड हर किसी की एम्पावरमेंट की डेफिनेशन अलग होती है, कुछ के लिए इट्स कि वो अर्न कर रहे हैं वही बहुत है एंड कुछ के लिए वो कॉन्फिडेंट है, खुद में खड़े हैं वही बहुत है। तो व्हाट्स योर डेफिनेशन ऑफ एम्पावरमेंट? मेरे लिए एम्पावरमेंट का मतलब है व्हेन अ पर्सन इज एबल टू टेक देयर डिसीजंस बाय देयर ओन। अर्निंग इज अ पैरामीटर आप कह सकते हैं, बट अर्निंग इज नॉट ऑल अबाउट टू डिफाइन एम्पावरमेंट। एग्जैक्टली एम्पावर्ड होना डजंट मीन कि आप अर्न कर रहे हैं। एम्पावर्ड का मतलब ये हुआ कि वो अर्निंग को आप खर्च करने का पावर है कि नहीं। दिस इज अनदर एस्पेक्ट। आप देखिए कि आप कमाना इज अलग चीज है।
एंड जो आप कमा रहे हो उससे आप क्या खर्च कर पा रहे हो, यस एंड फिर खर्च कर पा रहे हो तो क्या खुद पे खर्च कर पा Yes. रहे हो? When it तो comes to the they- females, हाँ then ये जानना बहुत जरूरी है. Every female is working, हाँ but the right of expense, does the lady has or not? We need to True. confirm this thing as well. तो मेरे लिए empowerment ये भी है कि a person can finalize their decisions by their own. Right of expense होना चाहिए, डिसीजंस ले सकें, एक्सपेंस अपने हिसाब से कर सकते हैं. और मुझे एक चीज और भी लगती है, आप जब एम्पावरमेंट की बात कर रही हैं तो बहुत सारी चीजों को हम जब जेंडर डिफरेंशिएशन जहां पे ले आते हैं, ट्रू, वो नहीं है. जैसे आप एक सिंपल सी चीज देखिए, बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस की है तो हमारे जो जिस तरीके की सोसाइटी है हमारी, जी मेल कर रहा है, बॉय कर रहा है तो करेक्ट है, लेडी हाँ. कर रही है, गर्ल कर रहे हैं तो इनकरेक्ट है. वो नहीं होना चाहिए. आप चीजों को या तो देखिए वो प्रैक्टिस सही है तो सभी के लिए सही है, गलत है तो सभी के लिए गलत होनी चाहिए. जेंडर के बेस पे जो ये चीजों को हम डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे आप देखिए अल्कोहल कंजम्पशन की अगर आप बात करें, अल्कोहल कंजम्पशन हमारी सोसाइटी में कैसे देखा जाता है. मेल कर रहे हैं देन इट्स फाइन, फीमेल कर रही है तो बहुत गलत हाँ, है. तो फिर वो एक सीधे सीधे कैरेक्टर पे क्वेश्चन करने लगते हैं यस लोग. यस. तो ये चीज मुझे अंडरस्टैंडेबल नहीं लगती है, बिकॉज अल्कोहल कंजम्पशन या तो सही चीज है या गलत चीज है. अल्कोहल जेंडर के हिसाब से बॉडी में इम्पैक्ट नहीं देता है ट्रू, कि हम मेल की बॉडी में जा रहे हैं तो अलग तरीके का हाँ. इम्पैक्ट देंगे, फीमेल की बॉडी में जा रहे हैं तो अलग तरीके का इम्पैक्ट देंगे. उसका इम्पैक्ट एक जैसा होगा दोनों ही हाँ. बॉडीज के लिए. either it's good for everyone or Yeah, good for तो none. या तो अगर वो सही है तो फिर वो मेल फीमेल सबके लिए सही होना चाहिए, अगर वो गलत है तो वो सभी के लिए गलत होना चाहिए. True. इस तरीके की कुछ चीजें, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं. हमने कलर्स तक को जेंडर्स के बेस पे कैटेगराइज कर रखा है. हाँ, एंड अभी आजकल का अगर हम देखें तो लाइक कलर्स के बेसिस पे हमने पहले कैटेगराइज करा, Yes. फिर हम उनको मिक्स मैच लाइक काफी ज्यादा कंफ्यूजन एक क्रिएट Yes. कर दिया गया है कि एग्जैक्टली व्हाट पीपल वांट, एंड Yes. वो चीज कभी क्लियर हो ही नहीं पाती Yes. कि क्या वो यही चाहते हैं. जब तक आप एक मेंटालिटी को जानने की कोशिश करते हो, यू थिंक यू फाइनली गॉट देम, तब तक वो चेंज कर देते हैं. यस. दूसरी चीज, अगर आप एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो मैं अगर एज अ लेडी, एज अ फीमेल अपनी बात करूं तो मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है, इसके लिए किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं. ट्रू, आई डोंट नीड अप्रूवल फ्रॉम द सोसाइटी एंड ऑल. नहीं, मुझे नहीं चाहिए. नीड इज जस्ट कि आप अपनी नजरों में यस सही हो, एंड यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आप Yes. जब शीशे के सामने खड़े हो तो आप खुद को एक प्राउड से देखो. बिल्कुल, वो बहुत जरूरी चीज है. एंड एम्पावरमेंट की बात हो रही है, सिक्योरिटी, तो आई वुड लाइक टू नो कि किस तरह से लाइक इन अ लॉन्ग रन यू हैव सीन सो मेनी थिंग्स, एंड एक चेंज भी देखा है आपने, जनरेशन चेंज देखा है, सोसाइटल चेंज देखा है. सो हाउ women आर ब्रेकिंग बाउंड्रीज एंड प्रूविंग themselves in every other field. कर रही हैं. कुछ तो पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा हो गया है या सब कुछ बदल गया है और सारी ही फीमेल्स एम्पावर्ड हो गई हैं, ऐसा नहीं है. आज भी फीमेल्स जो हैं वो उतनी एम्पावर्ड नहीं है, बिकॉज आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं. आप रूरल एरियाज की बात छोड़ दीजिए, अगर आप सिर्फ अर्बन एरियाज को ही टारगेट कीजिए तो आप देखेंगे कि शहरों में भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ पे आज की महिला को अपने डिसीजंस खुद से लेने का राइट नहीं है. ट्रू, घर में लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा से लेके बच्चा किस स्कूल में पढ़ेगा, कि क्या करियर होगा, क्या चीजें होंगी, आज भी वो डिसीजंस लेने का राइट फीमेल्स का नहीं है. जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर इफ अ पर्सन वोंट बी एबल टू फाइनलाइज देयर ओन डिसीजंस, देन हाउ कैन यू से द पर्सन इज एम्पावर्ड? ट्रू, either it's a matter of male or a female. Decision making, decision finalizing is a right. ट्रू, वो सबका राइट है. हाँ, like But- everyone has the right to Yes. take decision for Yes. their own life, यस, but वो नहीं बन. वो फैमिली के डिसीजंस नहीं ले सकती हैं. आज भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, वर्किंग फीमेल्स को मैं देखती हूँ, दे आर वर्किंग, दे आर अर्निंग, जिसकी बात अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे जी. थे. इन स्पाइट दिस, अगर उनको शाम को ऑफिस के बाद कहीं जाना है
They have मिलने to जाना take है, extra permission for yes, they have to inform, ये तो अलग की बात है, they have to take the permission, inform permission ये and सब then चीजें हैं। getting back on the time ki like this is the हाँ। time limit you have to get back yes, anyhow. सेम सेक्टर में हस्बैंड वाइफ अगर काम कर रहे हैं, या बॉय गर्ल मेल फीमेल अगर काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट की आप बात कर रहे हैं अगर, जी। जैसे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स वगैरह में तो रिस्ट्रिक्टेड टाइमिंग्स होती हैं, रिस्ट्रिक्टेड जी। टाइमिंग्स आर देयर इफ द लेडी इज वर्किंग इन अ स्कूल और इन एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूट लाइक अस, True. so there are restricted timings, okay, but if a girl or a lady is working in a corporate sector, then for her timing is a restriction. True. So ये कैसे है? That still needs to be changed and उसको Yes. भी better करना Yes. प्रमोशंस को लेके एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूँ, जी। व्हेन इट कम्स टू द प्रमोशंस, True. प्रमोट करने के लिए भी, जैसे अगर टूरिंग जॉब्स हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट में बहुत सारे ऐसे जी। सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको टूरिंग जॉब्स करनी होती है, सीनियर लेवल पर भी टूर्स पे जाना होता है, वहाँ पे फीमेल्स को प्रमोट करने में जो बोर्ड है वहाँ के जी। जो लोग हैं वो हेजिटेट फील करते हैं कि नहीं नहीं इनकी तो फैमिली है, हाँ, ये है, ये नहीं कर पाएंगी मैनेज एंड ऑल. दिस माइंडसेट हैज टू बी चेंज्ड. And this mindset is still in the society no matter how much we say Yes. कि वो चीज़ खत्म हो गई है, अब नहीं है, everyone is equal, but कहीं ना कहीं अभी भी वो चीज़ है बिल्कुल and है. it needs to be corrected Yes. as soon as possible. Yes. Because अगर हम वो चीज़ कर नहीं रहे हैं, हम वो बाउंड्रीज को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ों को इक्वलाइज नहीं कर रहे हैं, so कैसे चीज़ें आगे बढ़ रही Yes. हैं? And लाइक वुमेन एम्पावरमेंट एंड इन सब चीज़ों को लेकर के मेरा एक ये क्वेश्चन है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट या फिर जनरल बेसिक एम्पावरमेंट इज ऑल्सो अ चॉइस एंड नॉट अ थिंग कि जो लोग खुद से करते हैं, लाइक ऐसे होते हैं कि चीटिंग या फिर ऐसे कोई भी बिहेवियर होता है, सो दिस इज अ चॉइस एंड नॉट एन ऑप्शन कि हाँ ठीक है, आप अगर आपको एम्पावर होना है, अगर आपको बेहतर बनना है, तो यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर देम योरसेल्फ. Yes. आपको कोई कितना भी पुश कर ले, कितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स लगा दे, बट अगर आप नहीं चाह रहे हो टू मूव अहेड, टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, तो वो कहीं ना कहीं सबको ही कहीं ना कहीं वो अफेक्ट कर रहा है ऑलवेज. Yes. तो डू यू Of course, yes. Of course, yes. देखिए, हमारा बिहेवियर हमारा ही होता है, जी, है ना? हम जिस तरीके के, एंड लाइफ ऑलवेज गिव्स अस ऑप्शंस टू चूज, एंड वी विल मेक आवर लाइफ व्हाट टाइप ऑफ ऑप्शंस वी हैव चूजन अर्लियर, वैसा ही लाइफ आगे चल के बनती है. जी, आप कभी भी देखिए, कुछ सर्टेन सिचुएशंस की अगर बात हटा दी जाए, जो कि सभी कुछ ह्यूमन बींग्स के कंट्रोल में भी नहीं है, वो चीजें अगर बिसाइड्स दैट एवरीवन हैज दिस अपॉर्चुनिटी टू चूज. अब आप क्या चूज कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि आज हम जो चूज कर रहे हैं उसका रिवर्ट आज ही हमको मिल जाएगा. ट्रू, नहीं, उसका रिजल्ट आज नहीं मिलेगा. 10 साल पहले, 11 साल पहले जो डिसीजंस मैंने मेरे लिए लिए थे, उसका रिजल्ट आज मुझे मिल रहा है. हाँ, आज मैं जो डिसीजंस अपने लिए लूंगी, रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते. बिल्कुल, आज मैं जो अपने डिसीजंस अपने लिए लूंगी, वैसे ही आगे की आने वाली, आगे के 20 साल बाद की जो लाइफ मेरी होगी वो वैसी होगी. जी, तो जब हम ये कहते हैं ना कि नहीं हम तो समझ नहीं पाए, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कितना जरूरी है ये कि आप जो अपने लिए चुन रहे हैं वो कितना सोच समझ कर चुनने की जरूरत है. बिल्कुल. एंड आप फीमेल, जब आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, देखिए एम्पावरमेंट में भी मुझे लगता है कि जेंडर डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए. जी, सबको एम्पावर होना जरूरी है. exactly. Why only women should Yes, empower? yes. Everyone has the right. Yes, everyone as a human being, everyone has the right to empower himself or हाँ. herself. खुद भी empowered हो, दूसरे आगे को भी करो. इंस्पायर करो. Yes, बिल्कुल. That's how the society works, बिल्कुल. universe works. Yes. And हमने ये सुना है कि there are so many roles that you are playing right now. Like researcher हैं आप, इतनी अच्छी teacher हैं, you have done so much achievements in your portfolio and everything. But despite achieving so many things, you want to be remembered as a mother. Yes. Last time. What is the biggest reason behind that? I would like to know about it. हाँ, इस पे जरूर बात करेंगे, क्योंकि देखिए जब आप देखते हैं आसपास के जो लोग हैं वो मदरहुड को किस तरीके से डिफाइन करते हैं.
है ना। तो जनरली आप देखिए मदरहुड को लोग बर्थ से ही डिफाइन करते हैं, है ना। माँ कौन है? जो जन्म देती है, उसी को माँ माना जाता है। मैं एक ऐसी माँ आपके सामने बैठी हूँ जो 2 बेटियों की माँ है, लेकिन उसने उन 2 बेटियों को जन्म नहीं दिया है, फिर भी वो माँ है। बिल्कुल। तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, आप सिर्फ जब हम ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं और फीमेल्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल्स का माइंडसेट ही ऐसा है, फीमेल्स का माइंडसेट भी ऐसा है बिल्कुल कि उनको लगता है कि जब तक वो किसी बच्चे को जन्म नहीं देंगी वो माँ नहीं बनेगी। ट्रू। मुझे ऐसा लगता है कि जो मदरहुड का एक फील है, दैट नेचर प्रोवाइड्स अस इन आवर ह्यूमन कॉन्शियसनेस इन अ वेरी नेचुरल वे। ट्रू। नेचुरली हम मदर्स हैं। हाँ, we care for everyone. Yes. We try to provide that feeling of warmth, love Yes, to yes. everyone. जिसको भी हमें लगता है कि okay, that person needs this. बिल्कुल हम उसके लिए we are open for that. बिल्कुल। अगर हम घर में बड़ी बहन हैं तो हम अपने छोटे भाई बहनों को वो मदरहुड का ही फील देते हैं, जी। है ना। तो मदरहुड, उनको तो जन्म नहीं दिया है, फिर True. कैसे है? वो मदरहुड का फील नेचुरली सबके भीतर होता है, सब महिलाओं के अंदर होता है। जी। उसको सिर्फ आपको रिकॉग्नाइज करना है। True. और लोगों को भी अपने दिस माइंडसेट आल्सो हैज बीन चेंज्ड, इट नीड्स टू बी चेंज्ड। Obviously, अगर हम ये सब चीजें चेंज नहीं करेंगे तो हम एज अ सोसाइटी, एज अ पर्सन, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। These are the things Yes. जो जिन चीजों के बारे में आज हमने बात करी, दैट वो एक्सपेंडिचर वाली बात हो या फिर ये मदरहुड की बात हो, these are the things that are stopping us from moving ahead. यस एंड जब हम इनको अचीव कर लेंगे, इनको इक्वलाइज कर देंगे, because that is the time when everyone will be empowered Yes, and yes. the society will turn to a great place. एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। And since you are in BBD for such long time, तो मैं ये जानना चाहूँगी how BBD has shaped you and जो यहाँ पे एक हमारी सबसे फेवरेट या फिर एक सबसे हायर अथॉरिटी पे जो पर्सन है, मिस अलकादास मैम, यस यस। तो उनका आप उनसे आप क्या इंस्पायर्ड हुई हैं एंड डू यू थिंक शी इज अ ग्रेटेस्ट रोल मॉडल in this in this sphere of education? Of course, Because yes. I do feel so. Of course yes, of course yes. मैं उनको निश्चित तौर पे एक रोल मॉडल की तरह देखती हूँ। पहले भी उनसे एज सच कुछ डायरेक्ट इंटरेक्शन मेरा नहीं हुआ है, Okay. लेकिन निश्चित तौर पे वो एक रोल मॉडल है उन सारी फीमेल्स के लिए। जी। टफ टाइम, जिस टफ टाइम से वो गो थ्रू हुई है, और उसके बाद भी उन्होंने जितने करेज के साथ में, She it took has things a really- lot of courage whatever she is doing right now. इतने बड़े एम्पायर को टेक केयर करना, इतना स्मूथ फंक्शनिंग एंश्योर करना, इतना अनबायस्ड तरीके से, बेहतर तरीके से, विद फुल ऑफ एफिशिएंसी, जिस तरीके से चीज़ों को वो निभा रही हैं, वो सिर्फ मेरी ही नहीं, इवन हर एक महिला की, हर एक लड़की की रोल मॉडल होना चाहिए। Exactly, that's a really commendable job of her. Yes. कि She is doing so many things, being so brave, and वो इंस्पायर भी करती हैं और at अब वो every चीज़ों possible को step. आगे बढ़ाने के भी दिशा में जा रही है। जी। आप देखिए स्कूल, बीबीडी Exactly. स्कूल इनॉग्रेट हो चुका है, उसका सेशन शुरू हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ जो चीजें उनको हाँ, मिली उसी को उन्हीं बनाया, को बनाया, नहीं, वो उसके नई आगे चीजें कर inspire रही भी है। करा। यस And that's what one should do, कि Yes. जो है उसको संभालो एंड आगे बढ़ो। बिल्कुल। दैट्स इम्पोर्टेंट। एंड इसी के साथ मैं ये भी चाहूँगी कि आप हमें ये भी बताएं कि देयर आर थिंग्स जो हम चाहते हैं कि कुछ लोग करें एंड ना करें। सो व्हाट्स योर वन मैसेज कि जो आपको लगता है कि लड़कियों को या फिर यंग वुमेन्स को करना चाहिए, एंड वन थिंग दैट दे शुड नॉट डू इन ऑर्डर टू go ahead in their life या and be डेफिनेटली डेफिनेटली जो करना चाहिए वो ये कि every girl, every female needs to take the responsibility of their own. Okay. हमेशा ये जरूरी नहीं है कि आपको टेक केयर करने के लिए आपको कोई और ही चाहिए।
ट्रू। जैसे आप बाकियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, वैसे ही अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी जरूरी है। सो एवरी गर्ल, एवरी फीमेल नीड्स टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो एज अ ह्यूमन बीइंग आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद के लिए जिम्मेदार नहीं Yes. होंगे, हम किसी और की जिम्मेदारी नहीं ले यस, सकते। जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हमारा बिहेवियर है, जो भी हमारा थॉट प्रोसेस है, उस सबकी जिम्मेदारी हमारी खुद की होनी चाहिए। बिल्कुल हम रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्टिंग नहीं कर सकते हैं, ट्रू। ये नहीं होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्टिंग वाली चीज कि अच्छा है तो क्रेडिट हमारा है, हाँ। और अगर खराब हो गया तो हम उसने दूसरे किया। को एट्रीब्यूट कर देंगे, ऐसा नहीं। आप एम्पावरमेंट अपने आप पहले अंदर फील करना शुरू कीजिए। टेक चार्ज ऑफ एनीथिंग Yes. दैट यू आर। Everyone needs to take charge of their own. ये बहुत जरूरी चीज है जो सबको करनी चाहिए, गर्ल्स को स्पेशली करनी चाहिए। जी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पेश आना ये बहुत जरूरी है, अपने लिए भी और बाकियों के लिए भी। बिल्कुल। दूसरा जो नहीं करना चाहिए, मुझे जो लगता है वो ये कि अपने लाइफ के डिसीजंस लेने का जो राइट है वो दूसरों को नहीं देना चाहिए। ट्रू। हो सकता है अर्लियर एज में जब आप अपने कुछ डिसीजंस लें, हो सकता है वो आपको इमीडिएट बेनिफिट्स ना दे, इमीडिएट उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको ना मिले। या इट्स क्वाइट पॉसिबल। हो सकता है आप कुछ गलत डिसीजंस भी लें अपनी लाइफ में, लेकिन वो आपको लर्निंग देंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि जब तक हम गलत डिसीजंस नहीं लेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि सही क्या है। यस, बिल्कुल। एंड इन ऑर्डर टू नो व्हाट्स राइट, यू एटलीस्ट एक Yes. स्टेप लेना तो बनता Yes. है। फिर सही है गलत है वो तो टाइम पे ये depend बहुत करता है। जरूरी है कि अपने डिसीजंस का राइट अपने पास रखिए। ट्रू। एंड इसी के साथ मैं चाहूँगी कि आपने इतनी फिलोसफी साइकोलॉजी पढ़ी है, एक फिलोसफिकल कोट या फिर एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपके साथ हमेशा जुड़ा रहता हो, जो आपको हमेशा मोटिवेट करता हो टू गो फर्दर, और मे बी जस्ट एन आइडिया ऑफ एनी फिलोसोफर, मे बी आपके ग्रैंडफादर का ही। एक तो वो नेचर वाली चीज जो मैंने बताई मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक बहुत बड़ा कोट नहीं है, लेकिन एक दो वर्ड्स हैं जो शुरू से मुझे सिखाया गया है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को भी वही सिखाऊं। वो एक चीज है, बी योरसेल्फ। आप जैसे हैं, और खास तौर पे आज इस मौके पे ये आपने मुझे प्रोवाइड किया है मंच, तो यहाँ से मैं लड़कियों को, महिलाओं को खास तौर पे ये कहना चाहूंगी, जस्ट बी योरसेल्फ। आप जैसे हैं, वी जस्ट नीड टू एक्सेप्ट आवरसेल्व्स एज वी आर। आज की डेट में आप देखिए सबके मोबाइल में फिल्टर्ड कैमरे होते हैं। ट्रू। Does it required? No, it's not No. required. Firstly, we need to accept ourselves as we are. ट्रू। उसको फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, अपनी पर्सनालिटी को, अपने Yes. आप को फिल्टर करके कोई जरूरत हम नहीं कभी है। रियल नहीं बन सकते। Yes. एंड इफ यू वांट टू बी वैल्यूड, यू हैव टू बी। Yes, इसीलिए कहा गया है बी योर सेल्फ, ये नहीं कहा गया बी योर बॉडी। सेल्फ की बात बहुत जरूरी है। Like this is so small thing, but Yes. so impactful thing कि being yourself is all that you Yes, don't think दूसरे लोग क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे। अगर मैं ऐसे गई, अगर मैंने ऐसे कपड़े पहने, अगर मैंने ऐसा मेकअप किया, अगर मैं ये कर रही हूँ, ये कह रही हूँ, तमाम सारी चीजें, तमाम सारे रिस्ट्रिक्शंस बना रखे हैं, तो वो लोग क्या सोचेंगे। नहीं, बी योरसेल्फ, be yourself, be happy, बी हैप्पी, live your life। तो इसी के साथ आज हमने जाना कि कितना इम्पोर्टेंट होता है खुद की वैल्यू करना, खुद के बारे में चीज़ें जानना, एंड खुद को ही नहीं, अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी सशक्त करना, उन्हें एम्पावर करना। बिकॉज एक नहीं तो दूसरी जगह पे हर किसी को किसी ना किसी के सपोर्ट की और सहारे की ज़रूरत होती है। इसी के साथ हमने ये भी जाना कि कैसे नेचर के पास पावर होती है आपको वो चीज़ें सिखाने की जो आप शायद कभी किताबों में सीख ही ना पाए। पर ऐसी कई सारी और अनोखी, प्यारी और मज़ेदार कहानियाँ जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे पीबीटी बियॉन्ड बुक्स, सीजन 4, किताबों के परे बातों से भरे।